हाँ जी मेरे भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, कुशल मंगल? हाँ जी, क्या हाल चाल है? जल्दी से बताओ। बढ़िया हो? ऑडियो वीडियो ऑल ओके? कल क्या चल रहा था? लॉजिकल जिससे डरते हो वही स्टार्ट हो गया है। कल मैंने अजम्पशन स्टार्ट किया था ना भाई कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे पढ़ना है। आज बाबा बागेश्वर धाम बना के भेजेंगे हम तुमको यहां से भाई। लगाओ दरबार। क्योंकि यही तो सीखना है कि दूसरे के दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तो कल मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे ना आपको, बेसिक बेसिक पॉइंट्स कि कैसे हम अजम्पशन जानते हैं। पहली बात तो अपना दिमाग नहीं चलाना होता, जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी तरह सोचना होता है कि वो क्या सोच रहा होगा ये शब्द बोलते समय। ठीक है, फिर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको कि ये बातें आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है वो पॉइंट्स आपके तैयार होंगे। ठीक है, पहली बात, जब भी हम कोई स्टेटमेंट कहते हैं तो उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं। कहने का मतलब है उसको और स्ट्रांग बनाने वाली बातें ही हम सोचते हैं। कभी भी अपने पॉइंट्स को वीक करने वाली बात हम नहीं सोचते। ठीक है, बात समझ में आई है? क्लियर हुई है? अगर हमारे अजम्पशन में, मतलब हमारी पूर्व धारणा में कोई ऐसी बात आ जाए ना जो वीक बना दे हमारे स्टेटमेंट को, समझ जाइए अजम्पशन गलत हो गया है भाई। ठीक है सर, आपकी इस जर्सी को देखकर चक्कर आने लगते हैं, क्या करें भैया? अच्छा, इसमें लाइन है, कैमरा सही से कैद नहीं करता होगा तो आज तुम मुझे मत देखो, क्वेश्चन देखने हैं आज तुमको। ठीक है, आज बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं। सर आपकी टी शर्ट पर लाइन का रिफ्लेक्शन आ रहा है। लो भैया, हट गए हम साइड में, तुम मौज लो। क्वेश्चन लो पहला, तो तुम पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आपका स्टेटमेंट है और आपको सोचना है कि ये स्टेटमेंट बोलते समय व्यक्ति ने क्या सोचा था। वही है धारणाएं, पूर्व धारणाएं। अजम्पशन क्या होते हैं कि व्यक्ति कोई स्टेटमेंट बोल रहा है तो स्टेटमेंट बोलते समय क्या सोच रहा है। इसके लिए मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको कल बताए थे कि इन इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से आप अजम्पशन जान पाएंगे। जल्दी से देखिए क्या कह रहा है ये आदमी। ये कह रहा है घर में मच्छरों का प्रवेश रोकने के लिए खिड़कियों पर जाली लगाएं। भाई, आप किसी के घर में मच्छर नहीं आने देना चाहते, आप चाहते हैं मच्छर रुक जाएं, और आपने क्या उसके लिए सॉल्यूशन बताया कि अगर आप घरों में मच्छर आने से रोकना चाहते हैं तो खिड़कियों पर जाली लगाएं। क्या सोच के बोला होगा आपने? पहले तो आप शुभचिंतक हैं उसको मच्छरों से कटना बचाना चाहते हैं आप। हाँ जी सर, क्या आपने ये सोचा होगा कि खिड़कियों के अतिरिक्त अन्य प्रवेश द्वारों से मच्छरों का प्रवेश हो सकता है? जल्दी से बताइए, क्या आपने ये सोचा होगा उस समय पर? भाई मैंने बोला ना, स्टेटमेंट की हर एक बात के पीछे ना कुछ अजम्पशन जरूर होता है। ठीक है, इसने बोला घर में मच्छरों का प्रवेश रोकने के लिए, मतलब आप सोचते हैं घर में मच्छर ना आए, उसके लिए सॉल्यूशन बता रहे हैं खिड़कियों पर जाली लगाएं। इसका मतलब है दिमाग में क्या आ रहा है? मच्छर रोकने हैं, यस सर, खिड़कियों पर लगा दो जी जाली। इसका मतलब है दिमाग में आ रहा है सर खिड़कियों से ही आते हैं मच्छर। अगर आपको लगता कहीं और से भी आते हैं मच्छर तो आप क्या बोलते हैं कि वहां भी जाली लगाओ या वहां भी कुछ ना कुछ इंतजाम करो। तो आपके दिमाग में ये वाली बात आई ही नहीं होगी। अगर आती तो आप इसका भी सॉल्यूशन बोल दिए होते वहां पर। पहला तो एकदम गलत हो गया भाई। दूसरे पर आइए, दरवाजों पर लगाने के लिए जाली उपलब्ध नहीं है, ये कहां आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है भाई। मैंने बोला आपके घर में मच्छर रोकने हैं, आपको अपनी खिड़कियों पे जाली लगा लो, तो मेरे दिमाग में ये बात आई है कि मच्छर जाली खिड़कियों से आते हैं, खिड़कियों पर जाली लग जाएंगी, मच्छर नहीं आएंगे। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया होगा। ये कौन है जो बोथ राइट बता रहा है? भाई बोथ रॉन्ग है। खिड़कियों के अतिरिक्त अन्य प्रवेश द्वार से मच्छरों का प्रवेश हो सकता है, ये भी गलत है। ये दिमाग में आया होता तो उसका सॉल्यूशन नहीं देता, वो बिल्कुल देता। ये भी गलत है कि दरवाजों पर लगाने की जाली उपलब्ध नहीं है मार्केट में। भाई दरवाजों के बारे में उसके दिमाग में कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, नहीं है भाई, पहला भी सही नहीं है, पहला भी गलत है। नन ऑफ दीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मेरे एक्सप्लेनेशन जरूर सुनना आप लोग, ये लॉजिकल है। मैंने बेसिक बेसिक बातें कल बता दी थी, आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो आपको बेहद मदद करेगा लॉजिकल में। देखो सबसे पहली बात तो आप पूरे चैप्टर का एक सार समझ लो कि जो व्यक्ति बोल रहा है आप वो बन जाओ और उस सिचुएशन में खुद को ढाल लो कि भाई इस सिचुएशन में अगर मैं ये शब्द बोलता तो फिर मैं क्या सोचता, मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आती। ठीक है, बात समझ में आ गई है? सर क्लास कब स्टार्ट हुई? भाई क्लास स्टार्ट हुई 5 बजे। ये पढ़िए भाई, हमारी दुकान से
विविध प्रकार की चीजें खरीदिए और 20% तक की छूट पाइए। एक विज्ञापन, ये एक एड है। बताओ जल्दी से कि इसमें से 3 अजम्पशन दिए हैं, तीनों में से कौन सा सही कौन सा गलत लग रहा है भाई आपको? स्पीड से बताइए जल्दी से। सर ये चैप्टर कुछ कम समझ में आ रहा है भाई। कम समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि दूसरे के दिमाग में आपको घुसना है, आप सोच ही नहीं पा रहे भाई। लॉजिकल थोड़ा टफ होता है, लॉजिक से लगाइए। अब ये तो बहुत ही सरल बना दिया मैंने ये बोलकर कि जो व्यक्ति कह रहा है आप वो बन जाओ। ये क्या कह रहा है कि हमारी दुकान से विविध प्रकार की चीजें खरीदिए तो 20% की छूट मिलेगी आपको, आप दुकानदार बन जाओ। जब आप ये बोलते हैं कि भैया हमारी दुकान से कोई चीज खरीदोगे तो हम आपको 20% की छूट देंगे, तो आप क्या सोचते हो इस समय? यही तो सोचते हो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएंगे हमारे पास भाई, हाँ या ना? तो पहली बात, छूट का लाभ के लिए लोग दुकान में आएंगे, ऑब्वियसली यही सोचा है तभी तो आपने छूट दी है। पहला तो सही है। छूट नहीं दी गई तो ग्राहक किसी अन्य दुकान में चले जाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। ये नहीं आता भाई दिमाग में, ये कभी नहीं आता। अगर मैं किसी चीज पर छूट दे रहा हूं तो मैं और नई चीजों को अट्रैक्ट करने की सोचता हूं। मैं पहले छूट नहीं दे रहा था तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये थोड़ा आता था मेरे ग्राहक कहीं और चले जाएंगे। या कभी भी किसी भी चीज पर जब न्यू ईयर पर मान लो छूट दी जाती है तो उनको क्या लगता है? उनको ये तो लगता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ सके हमारे पास में। अगर वो छूट नहीं देंगे तो उनको ये थोड़ा लगेगा कि मेरे कस्टमर कहीं और चले जाएंगे, उनको ये लगेगा कि नए नहीं आएंगे। छूट हमेशा नए को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, ना कि पुराने को रोकने के लिए। पुराना तो रुका पड़ा है भाई हमारे पास ऑलरेडी, वो तो हमारा है ही कस्टमर। हमारा कस्टमर कहीं और चला जाएगा ये नहीं सोचा जाता। छूट देना ग्राहकों को आकर्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है, एकदम सही भाई। ये दिमाग में बिल्कुल आएगा, वही उसने कदम उठाया है, छूट दो। तो पहला और तीसरा एकदम सही है भाई। है ऑप्शन कोई इसमें? ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो पहला और तीसरा आपका एकदम राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, पढ़िए, करने की कोशिश करिए। बताओ भाई, बताओ 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 क्या कह रहा है क्वेश्चन। पिछले 7 दिनों में टिकटों की बिक्री को देखते हुए अधिकारियों ने खेल को अपने अगले 15 दिन तक चालू रखने का निर्णय लिया है। इसमें सप्ताह के अंतिम 2 दिन भी शामिल हैं। ये बोल रहा है भैया खेल का प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त चला है पिछले कुछ दिनों तक, तो हमें लग रहा है भैया खेल को और चलने दिया जाए अगले 15 दिन तक। ऐसा निर्णय लिया गया है अधिकारियों द्वारा। नयन मेरे भाई टेंशन मत ले, एग्जाम से पहले जनवरी के एंड तक सिलेबस खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आइए जी जल्दी से हम, ये क्या बोल रहा है? पहली पूर्व धारणा, लोग सप्ताह के दिनों में खेल देखने नहीं आएंगे। अरे कैसी बातें कर रहा है? मैं खेल को बढ़ाने की बात कर रहा हूं कि 15 दिन तक और चलाओ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ये सोचो। मैंने बोला ये खेल भैया 15 दिन और चलेगा, जैसे पिछले प्रदर्शन हमने देखे जबरदस्त मिला है हमको रेस्पॉन्स, 15 दिन और चलाओ। तो मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूं कि अगले 15 दिन और ऐसे ही लोग आएंगे। ये बोल रहा है कि लोग आएंगे ही नहीं, ऐसे थोड़ा ना सोचेगा वो। सर्कस देखने आने वाले लोगों की औसतन संख्या लगभग वही होगी जो पिछले 7 दिनों से। बिल्कुल सही भाई, एकदम सही। यही तो सोचा है मैंने कि भाई पिछले सप्ताह यार बड़ा बढ़िया रेस्पॉन्स रहा,
अगले 15 दिन और चलाओ। तो दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में यही तो आ रहा है कि ऐसे ही लोग आएंगे जैसे पिछले 7 सप्ताह में, पिछले 7 दिनों में आए हैं, वैसे ही आगे भी 15 दिन तक आएंगे लोग। ये क्या बोल रहे हैं? दूसरे स्थानों पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली होगी। अरे भैया ये क्यों सोचूंगा मैं यार, दूसरे यहां क्या हुआ है क्या नहीं होगा ये मैं थोड़ा ना सोचूंगा। आपको अब बन जाना है वो ऑफिसर जिसने ये निर्णय लिया है कि आपके शहर में जो खेल हो रहा है, मतलब सर्कस हो रहा है, वो अगले 15 दिन चलेगा। तो आप क्या सोच रहे हो कि हमारे पास अच्छे खासे देखने वाली ऑडियंस है, पिछले सप्ताह बहुत अच्छी टिकटें बिकी हैं, अगले 15 दिन तक भी लगभग ऐसे ही लोग आएंगे, अच्छी खासी हमारी कमाई होगी, इसको 15 दिन और चलने दो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा सही है, इसके अलावा और कुछ उसके दिमाग में नहीं आया होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी नागरिकों को निचले न्यायालय के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए, ये जब व्यक्ति कह रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? इन दोनों अजम्पशन में से बताओ कौन सा सही कौन सा गलत है मेरे भाई, बताइए फटाफट। हाँ जी मेरे भाई, कौन सा सही निकला इसमें से? देखा आप लोगों ने? तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप निचले स्तर के लोअर कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं हो तो हायर कोर्ट पे जाइए भाई। तो मैं क्या सोच रहा हूं इस समय कि निचले न्यायालय कुशल नहीं है? नहीं भाई, देखो गवर्नमेंट के किसी भी निकाय की आप बुराई नहीं करेंगे। पहले तो भाई ये दिमाग में अपने में रखना कि गवर्नमेंट के किसी भी निकाय की आप बुराई नहीं करेंगे। तो ये तो निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह वाले कोर्ट आपकी नजरों में खराब है, फिर ये नहीं बोल सकते, ये दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। निर्णय में त्रुटि की संभावना हो सकती है, हाँ ये दिमाग में आएगा। अगर आप ये कह रहे हो ना कि भैया छोटे कोर्ट में अगर आप संतुष्ट नहीं हो रहे तो हाई कोर्ट जाओ, तो इसका मतलब है दिमाग में ये आ रहा होगा कि गलती हो सकती है। सीधे सीधे ये नहीं सोचना है कि न्यायालय कुशल नहीं है। भाई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना, समझिए ना, गवर्नमेंट के एग्जाम में गवर्नमेंट के खिलाफ बोल जाओगे, ये सही है कहीं? मतलब मैं कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा हूं और मेरी 4 बुराई लिख के आ जाओ तुम वहां, तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं करूंगा फिर मैं। तो यही सीन है, गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में गवर्नमेंट की किसी भी संस्थान की बुराई नहीं करनी है आपको, लॉजिकल चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं। आप सफाई से बातें सोचेंगे कि भैया अगर हमने न्यायालय पर उंगली उठाई है तो हमारे दिमाग में यह आ रहा होगा कि कोई गलती हो सकती है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये वाला एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है? हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहां 30 नवंबर से पहले दाखिला लें। ऐसा कोचिंग्स में होता है ना कि भैया इतने % छूट, इस तारीख से पहले आप दाखिला ले लें। तो फिर ये कोचिंग क्लास का विज्ञापन है, एक ऐड है। तो उस समय जो कोचिंग है जिसने ये ऐड दिया है वो कोचिंग का ऑनर क्या सोच रहा है, या जिसने ये ऐड बनाया है वो व्यक्ति क्या सोच रहा है? बस यही आपके दिमाग में आना चाहिए, यही है अजम्पशन कि जिस व्यक्ति ने ये बात कही वो क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो मैटर करता ही नहीं भाई लॉजिकल में, इस चैप्टर में। जिसने ये ऐड बनाया
वो क्या सोच रहा है। पहली बात, छूट की पेशकश अच्छे छात्रों को भी आकर्षित करेगी, बिल्कुल उसके दिमाग में ये एकदम आ रहा होगा कि हाँ जी, चाहे छात्र अच्छा है चाहे पढ़ने में बुरा है, जब हमने किसी को छूट दी है तो ये उसको आकर्षित करेगी, उसके पैसे बचाने का कहीं ना कहीं एक साधन है ये। तो सारे बच्चे आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे इस छूट के फायदा उठाने के लिए, बिल्कुल दिमाग में आएगा भाई। दूसरा, जो छात्र कोचिंग क्लासों की फीस अदा करने में असमर्थ हैं, वे भी इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। क्या ये मेरे दिमाग में आएगा? नहीं भाई। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं आएगा, आप तो छूट दे रहे हैं। भाई मैंने क्या बोला है, 20% की छूट है मेरे पास, तो जो क्लास के पैसे नहीं दे सकता वो नहीं आएगा, जिसके पास 80% देने को पैसे हैं वो आएगा, जो पैसे थोड़े से बचाना चाहता है वो आएगा, जो देने में ही असमर्थ है उसके लिए कोई अलग प्लान सोचेंगे। लेकिन यहां पर तो भैया उनके लिए दिमाग में नहीं आया कि वो बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे जो फीस देने में असमर्थ है। बात समझ में आ गई है? क्लियर हुआ है आपको? तो ये हुआ गलत और पहला क्या हो गया इसमें सही। आपको बस वो व्यक्ति बन जाना है जो व्यक्ति बोल रहा है, तो आप सही कर जाओगे इन क्वेश्चन को। ठीक है भाई, पहला दूसरा राइट है? नहीं जी, सिर्फ पहला, ओनली फर्स्ट। मैं देख रहा हूं इन क्वेश्चंस में आपके आंसर गलत बहुत आ रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पर आइए, इसको पढ़िए जरा, क्या बोल रहा है ये। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये बोल रहा है पुल का निर्माण 128 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। एक पुल बना है कहीं पर, कितने रुपए में? 128 करोड़ में। और फिर भी नागरिक बस सेवा, नागरिक बस सेवा आपने जैसे देखा होगा ना, डीटीसी वगैरह, ठीक है, नागरिक बस सेवा इसका प्रयोग नहीं करती। लागत इसका समुचित उपयोग ना होना दुख की बात है। इसका मतलब हमने रुपए इतने लगा दिए फिर भी इसका सही से यूज नहीं हो रहा, ये बड़े दुख की बात है भाई हमारे लिए। एक उपनगर को ईस्ट से वेस्ट जोड़ने वाला एक पुल पर एक नागरिक का विचार है। ये पुल कौन सा है कि किसी शहर को ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता है शहर के को ये, और उस पर वही शहर का एक नागरिक अपना विचार दे रहा है कि यार 100 करोड़ में बना था भाई साहब ये पुल, और यहां देखो हमारे शहर की बस इसका यूज ही नहीं कर रही, तो ये तो हमारे पैसे का गलत उपयोग हुआ है। बात समझ में आई? तो ये शिकायत कर रहा है वो व्यक्ति। तो जब वो व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होंगी। पहली बात, इस प्रकार के पुल का निर्माण नागरिक उद्देश्य का पूरा नहीं करता। ये बोल रहा है इस प्रकार के पुल बनाना फालतू में बेकार है, ये कोई उद्देश्य पूरा करते ही नहीं है। नहीं भाई, ये दिमाग में नहीं आ रहा। वो सीधे सीधे बोल रहा है भैया पुल का तो उपयोग है, ये ईस्ट को वेस्ट से जोड़ रहा है, लेकिन हमारे शहर की नागरिक बस सेवा इसका यूज नहीं कर रही। उसके बहुत सारे रीजन होंगे। उसकी शिकायत इस बात से है कि आप ट्रैफिक अच्छे से क्यों फॉलो नहीं करा पा रहे। जबरदस्ती, आपने देखा होगा आपके आसपास टाउन होंगे, वहां एक दो पुल होंगे क्रॉसिंग वाले, लेकिन लोग फिर भी पुल के नीचे से क्रॉस करके निकल जाते हैं ना रेलवे ट्रैक को। तो पुल खराब बना है नहीं, आपकी शिकायत है मैनेजमेंट से कि आप निकलने क्यों दे रहे हो ना। तो यहां शिकायत पुल पर नहीं होगी कि पुल अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा, पुल तो कर रहा है, लेकिन बस फिर भी उसके ऊपर से क्यों नहीं जा रही, रीजन वो है। तो वो ये नहीं सोच रहा होगा कि पुल खराब बन गया या पुल का कोई उद्देश्य नहीं हुआ। वो ये सोच रहा है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय होने वाले धन की कुछ जवाबदेही और उपयोगिता होनी चाहिए। इसका मतलब है जो आपने पैसा लगा दिया ठीक है, अच्छा है, लेकिन अब उस पर आपकी कोई जवाबदेही होनी चाहिए। आप हमें जवाब दो कि भैया ऐसा करवा क्यों नहीं पा रहे आप उनको उपयोग, बस जा क्यों नहीं रही उस पर पुल पर होकर। तो ये वाला दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमें चाहिए इस पर जवाबदेही आपकी तरफ से, कि आप हमें इस पर कोई ऐसा जवाब दें कि आपने इतने पैसे खर्च करके, वो पैसा नागरिक का ही तो है, टैक्स का, आपने एक पुल खड़ा किया, ठीक है, वो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ भी रहा है, चलो ठीक है भाई, तो फिर इसका यूज क्यों नहीं हो रहा, उस पर जवाबदेही चाहिए हमको। तो ऑब्वियसली जब आदमी किसी से शिकायत करता है तो सबसे पहली बात तो उसके दिमाग में ये जरूर आती है कि इस पर हमें चाहिए साहब जवाब। ठीक है, सर मेरा सही है, ओनली टू ओनली टू ओनली टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी खुशी में आता है एक अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसको। आपके मोबाइल फोन में किसी भी तरह की समस्या के लिए हमारे हेल्प डेस्क से तुरंत संपर्क करें।
एक व्यक्ति ने कहा, जैसे हम कहते हैं ना रीजनिंग में कोई दिक्कत हो तो हमसे तुरंत संपर्क करें, तो फिर भाई अब क्या सोचता है व्यक्ति उस समय जब ऐसी बातें करता है? आप भी तो कहते हो भाई आधी रात को तैयार है, तू बता दियो एक बार बस। तो जब आप ऐसे स्टेटमेंट बोलते हो तो आप क्या सोचते हो? तो जल्दी से बताइए क्या अजम्पशन दिमाग में आता है? ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। आपने कभी ना कभी तो किसी से ऐसे वादे किए होंगे, चाहे पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, कि भाई आधी रात को तैयार है, ठीक है? तो क्या आता है दिमाग में? जल्दी से बताओ, पहले और दूसरे में से बताओ फटाफट भाई। हाँ जी भाई, क्या रहा आंसर? देखो, जब आपने ये कहा है कि आपके मोबाइल में कोई भी दिक्कत है ना भाई साहब, आप तुरंत पहुंच जाओ हमारी हेल्प डेस्क पर, तो दिमाग में क्या आता है कि हेल्प डेस्क के पास में मोबाइल फोन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है, या उनके अनुसार मार्गदर्शन तो जरूर मिल जाएगा। वो आपको गाइड तो कर ही देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई? तो ऑब्वियसली जब मैं इतने उससे कह रहा हूं कि कोई भी दिक्कत है आ जाना भाई, तो इसका मतलब है मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि उसके पास सॉल्यूशन तो होगा ही सारी बातों का आपकी का। अगर सारी बातों का सॉल्यूशन नहीं है तो कम से कम कोई ना कोई गाइडेंस तो होगा कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई? दूसरा, जब तक समस्या की सूचना तुरंत नहीं दी जाती है तब तक इसे हल नहीं किया जा सकता। अरे कैसी बातें कर रहा है? अच्छा, उसने ये बोल दिया कि तुरंत पहुंच जाना, हाँ जी, इसलिए आपके दिमाग में ये आ गया कि तुरंत नहीं बताओगे तो समस्या हल नहीं होगी। मैंने बोल दिया जैसे आपसे, भाई कोई दिक्कत हो तुरंत मुझे बताओ, है? तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप अगले दिन आए मेरे पास कि सर कल ऐसा हो गया, मैं बोला ना जी ना, अब नहीं होगी, तुरंत क्यों नहीं बताई? मैं तुझसे बोला था ना कि तुरंत बताना मुझे, अब मेरे पास सॉल्यूशन खत्म हो गए, तुरंत बताता तो होते। तुरंत का मतलब ये नहीं, ये कहने का एक लहजा है लोग जो बोलते हैं जिससे कॉन्फिडेंस झलकता है। ये कॉन्फिडेंस झलकाने वाला शब्द है तुरंत, कि कोई भी दिक्कत है तुरंत बता तेरे भाई को, ठीक है? तो ये जो तुरंत है ना शब्द मेरे भाई, ये कॉन्फिडेंस झलकाता है। उस समय ये दिमाग में नहीं आता कि तुरंत बताएगा तो सॉल्व होगी, तो उस समय दिमाग में ये आता है इसकी कोई भी समस्या है भाई कभी भी बता दे, सॉल्व कर देंगे। ओनली वन, सिर्फ पहला। वेरी गुड, जो पहला दूसरा दोनों बता रहे हैं नहीं, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। दूसरा सही है सर। अरे ये कौन है? जानवी। दूसरा सही नहीं है, दूसरा एकदम गलत है। मैंने क्या बोली थी आपको, इसमें टोन भी पकड़नी है कि व्यक्ति कैसे बोल रहा है। टोन से दिमाग में क्या चल रहा है ये पता चलता है ना। जैसे मैंने कल आपको समझाया था, आपने बोला पापा से, पापा मूवी देखने जानी है मुझे, देखाऊं क्या? पापा ने बोल दिया भाई तुम्हारी जो मन करे तुम वो करो। क्या करना है फिर? अब मूवी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? तो मुझे तो लगता है 99% लोग नहीं जाएंगे मूवी देखने, क्योंकि वो पापा की टोन समझ गए और अजम्पशन समझ गए कि पापा ने क्या सोच के बोला है। तो जो भी शब्द बोले जाते हैं वो शब्द जैसे दिख रहे हैं उनका मतलब सेम वैसा नहीं होता। अजम्पशन का मतलब है कि उसके दिमाग में उस शब्द से रिलेटेड बात क्या चल रही है। जैसे आप किसी से बोलते हो भाई पैसे की नीड है, जब भी नीड हो तुरंत बता देना, इसका मतलब क्या है कि अगर उसने 1 घंटे लेट कर दिया बताने में तो तुम पैसे नहीं दे पाओगे। अब तुरंत बता देने का मतलब ये होता है मैं कॉन्फिडेंस झलका रहा हूं, तू टेंशन मत ले, मैं हूं, ठीक है? जब भी नीड हो बता देना, पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? तो ये बात दिमाग में नहीं आ रही होगी कि तुरंत बताएगा तो ही समस्या हल होगी, नहीं। आइए नेक्स्ट पर, ये वाला देखिए। हाल ही में सरकार ने देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा की है। मतलब कहीं सूखा पड़ी गई है देश में, उन्होंने बोला काम करो, अनाज लो हमसे। तो अब सरकार क्या सोच रही थी इस योजना के पीछे, क्या दिमाग में चल रहा था?
वो अजम्पशन ढूंढ के बताओ। हाँ जी भाई, देखो और बताओ जल्दी से क्या बोल रहा है भाई। हाल ही में कहीं भी सूखा पड़ी है, सरकार ने बोल दिया है कि भैया काम कर लो, हमसे अनाज ले जाओ। अब सरकार क्या सोच रही होगी, ये योजना जो लेके आई है उसके पीछे सरकार के पास पर्याप्त धन है, हाँ जी है, वो इस योजना को चला सकती है। ये सबसे पहले कोई भी योजना अगर हम लेकर आते हैं तो दिमाग में एक बात तो जरूर आती है कि हाँ जी इसको अप्लाई किया जा सकता है, मतलब मेरे पास इतना पैसा है कि वो लोग काम करेंगे, मैं उसके बदले उनको अनाज दे पाऊंगा। अनाज क्या फ्री में आएगा, ऑब्वियसली पैसे से ही आएगा पूरी योजना में। हाँ जी सर, वो सीधे सीधे पैसा नहीं देना चाहते, उसके पीछे का भी एक रीजन होगा कि भैया वो उनको खाना पहुंचाना चाहते हैं। सूखा पड़ी हुई है, खाने की कमी है, पैसे की कमी थोड़ा है, पैसा सब पे भरपूर है लेकिन खाना ही नहीं है, खरीदें कहां से, तो सीधे सीधे वहां वो खाना पहुंचाना चाहते हैं। तो पहली बात ये दिमाग में जरूर आएगा सरकार के कि सरकार के पास पर्याप्त धन है इस योजना को चलाने के लिए। दूसरा, संभवतः इस प्रकार के कार्यक्रम से प्रभावित व्यक्तियों को कम से कम दिन में एक बार भोजन तो मिलेगा। बिल्कुल सर, यही तो योजना है, इसी को सोचकर तो लाया गया है। मेन मोटिव तो यही है कि कैसे भी वहां के लोगों को इतनी राहत मिले कि उनको एक वक्त का खाना पहुंच जाए। बोथ आर राइट, बिल्कुल सही है भाई, दोनों सही है, दोनों सही है। और जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, दूसरा क्यों गलत है भाई? थोड़ा सा तो लॉजिक लगाया करो यार, मुझे लग रहा है लॉजिक बिल्कुल ही खत्म हो रही है फिर तो आपके, हैं जेब खाली। भाई योजना क्या लाई जा रही है कि देश में किसी पार्ट में सूखा पड़ी है, हम वहां पर काम करवा रहे हैं व्यक्तियों से, उनको अनाज दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोच रही होगी? काम करके ले जाओ, खाना लेके जाओ, तो यही तो सोच रही होगी कि भाई इन तक खाना पहुंचाया जा सके। अब आप बोलेंगे सर फ्री भी तो दे सकते थे, तो फ्री में भाई साहब जान जाओ तुम फ्री में जो चीजें मिलती है ना, उनके एक दिन एहसान दिखाए जाते हैं। जो चीज मेहनत से कमाई जाती है उसका ना तो कोई एहसान दिखा सकता और ना तुम किसी के एहसान तले दब सकते। ठीक है, तो एक अच्छी सरकार ऐसी ही योजनाएं लेकर आती है जिसमें व्यक्ति को यह फील ना हो कि हम पर किसी का कर्ज है। चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसानों को अपनी पैदावार बेहतर करने के लिए रासायनिक उर्वरकों की जगह पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यह कह रहा है भैया रासायनिक खाद मत यूज करो, तुम जैविक खाद यूज करो अगर अपनी फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हो तो। ऐसा कब बोलते हैं लोग? भाई आपको भी पता है, जब उनको लगता है भाई जहर बोया जा रहा है खेती में, वो चाहते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक फसल हो, फसल मतलब ज्यादा नहीं, मतलब शुद्ध हो, उसमें बहुत ज्यादा जहर ना मिला हो। सुजीत मेरे भाई, जितने आसानी से आप सीख गए हैं उतने ही आसानी से एग्जाम में करके आने हैं बस, और एग्जाम के बाद में मिठाई का डिब्बा लेके आना है आपको दिल्ली कैरियर बिल। ठीक है, निर्मल मेरा भाई बहुत लेट सोचा है यार तू, लेकिन सही जगह पहुंच गया कि हमें हमारी तरफ से कुछ नहीं सोचना।
बिल्कुल सर, आपको इस चैप्टर में अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है अजम्पशन, मतलब पूर्व धारणा, और पूर्व धारणा का मतलब होता है जो व्यक्ति बोल रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है जी। जैसे एक वो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, अरे 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 अरे, जो आजकल वो दिमाग पढ़ रही है टीवी पे आके, कुछ तो नाम है, सुहानी साहा। हाँ जी। और ऐसे ही अपने बाबा बागेश्वर धाम। ठीक है, तो कौन कौन तैयार है बनने के लिए? ये चैप्टर वही चल रहा है, ध्यान से पढ़ लो, तुम भी सीखने लग जाओगे कि दूसरे के दिमाग में चल क्या रहा है। हर एक शब्द के पीछे कुछ ना कुछ पूर्व धारणाएं रहती हैं जो उसके दिमाग में आती हैं। ठीक है, चलिए भाई। हाँ जी भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसानों को अपनी पैदावार अगर बढ़ानी है तो रासायनिक खाद मत यूज करो, कैसा करो, जैविक खाद यूज करो। ये मान लो किसी व्यक्ति ने सलाह दी, तो व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है ये सलाह देते टाइम। सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते नहीं भाई, ना ना ना, मैंने बोला था ना ऐसे शब्द आ जाएं वो तो बहुत बड़ी बात बना देते हैं। उसने बोला है जो भी अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए अगर खाद यूज करते हो ना आप, तो फिर आप रासायनिक की जगह जैविक यूज करो। इसका मतलब ये नहीं है उसके दिमाग में ये आ गया कि सभी रासायनिक ही यूज कर रहे हैं, नहीं। उसका मैसेज उनके लिए है जो भी रासायनिक यूज कर रहे हैं वो रासायनिक की जगह जैविक यूज कर लो। उसके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि सभी रासायनिक ही यूज करते हैं, ये गलत है। जैविक उर्वरक आसानी से उपलब्ध होते हैं, भाई ये भी नहीं आएगा दिमाग में, अरे रे रे, नहीं समझे आप अभी भी। रासायनिक हटाकर जैविक लाना चाह रहा है, तो इसका मतलब है उसके दिमाग में ये चल रहा है शुद्ध चीजें मिले हमें खाने को, ना कि ये कि भैया रासायनिक बड़ी मुश्किल से मिलता है और जैविक आसानी से मिल जाता है ना। ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है भाई, रासायनिक कहीं भी मिल रहा है, आप देखो ना, किसी भी दुकान पर जाके मिल जाएगा रासायनिक, जैविक कहां मिल रहा है आसानी से। ये तो प्रैक्टिकली भी सही नहीं है, और उसका बोलने का तरीका भी ये नहीं था। वो बोल रहा है रासायनिक मत यूज करो यार, तुम लोग यूज क्या करो, जैविक। तो ऐसी बातें तब बोली जाती है, टोन समझो ना, मैंने बोला ना व्यक्ति किस मनसा से बोल रहा है। आप कब कहते हो यार खेत में ना वो वाला खाद मत डालो, वो डालो गोबर वाला खाद, गोबर वाला होता है ना गाय भैंस वाला, गोबर वाला खाद डालो, वो जैविक खाद है। बाहर से लाके डीएपी वगैरह यूरिया वगैरह मत डालो। तो आप किस मनसा से बोलते हो, इस मनसा से कि ये प्योर है, वो जहर है, ना कि इस मनसा से कि ये आसानी से मिल रहा है वो मुश्किल से मिलता है, नहीं। तो दोनों ही गलत हैं, आपके दिमाग में ये नहीं आता। जब आप ऐसी बातें करते हैं, रासायनिक को जैविक से बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये जहर है और ये जहर नहीं है। क्या बात समझ गए? अच्छा, इन क्लासेस को आप 2 बार जरूर देखना, अपने एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि ये जो मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका है वो आपको बहुत ज्यादा हिंट देगा कि सोचना कैसे है एग्जाम हॉल में। बाकी देखो यहां इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इन चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। लगभग ये लॉजिकल मेरा 20 घंटे चलता है, लेकिन हम यहां 20 घंटे तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप जितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, जितनी नीड है ना, उतना सब पढ़ा के जा रहा हूं, इतने से क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। बस इन वीडियो को 1-2 बार देख लेना। ये देखिए क्या बोल रहा है, यदि ऑफिस में पार्किंग स्पेस नहीं है तो अपने वाहनों को मॉल में पार्क करें और पैदल चलकर ऑफिस आए। ये किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि अगर हमारी ऑफिस में आपको पार्किंग स्पेस नहीं मिल रहा है तो आप मॉल में अपनी पार्क करके आए गाड़ी और वहां से पैदल चल के आ जाएं। तो ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या सोच रहा है, इन दोनों पूर्व धारणाओं में से बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत है। मेरे भाई राहुल, आपके एग्जाम में इतना डीप आता नहीं है, ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं उतने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए जी, सर मुझे लगता है आप गांव से, हाँ जी बिल्कुल, हमारे पिताजी किसान हैं, हम गांव से ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने बहुत खाद लगाया है अपने खेतों में तो अच्छा, मैंने वो बोला था ना गाय भैंस का गोबर, हाँ देख लो कितनी चालू है बच्ची, ये सब पहचान गई।
भाई तुम्हारा लॉजिकल तो बहुत अच्छा है। चलिए इसका आंसर दो। चलिए भाई देखो क्या बोल रहा है। उसने बोला था कि अगर ऑफिस में पार्किंग स्पेस नहीं मिलता है तो आप मॉल में गाड़ी पार्क करके पैदल चले आइए। तो ये बोल रहा है मॉल ऑफिस से चलने योग्य दूरी पर है। बिल्कुल भाई, जब उसने ये कहा है कि वहां पार्क करके पैदल चले आइए तो दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि हाँ जी पास में ही है, पैदल चल के आ सकते हो, गाड़ी वहां खड़ी कराओ। तो ये पूर्ण उदाहरण तो एकदम सही है भाई। दूसरा, ऑफिस अपने परिसर में आगंतुकों की, मतलब जो हमारे यहां पर गेस्ट आ रहे हैं, के वाहनों की खड़ी करने की अनुमति नहीं देता। अरे ये नहीं आया था मेरे दिमाग में, मैंने सीधे सीधे आपसे एक बात कही है कि अगर पार्किंग स्पेस नहीं है, भाई मैं पहले तो आपसे यही बोल रहा हूं कि हमारे ही पार्किंग में खड़ी करो, लेकिन पार्किंग स्पेस नहीं है तो आप वहां जाओ। तो क्या ये दिमाग में आएगा कि हम परमिशन ही नहीं दे रहे हैं हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको खड़ी करने की? नहीं। ये कौन है? सेकंड इज करेक्ट। अबे सेकंड ही गलत है, सिर्फ पहला भाई भाई खत्म हो तुम। क्या सोच रहे हो तुम यार? बिल्कुल अपोजिट जाके सोच रहे हो तुम अपना दिमाग लगा रहे हो भाई, मेरे को पता चल गया। अब तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना, तुमको सोचना है कि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, भाई जिस व्यक्ति ने ये वाली बात कही है ना, वो क्या सोच रहा था। अच्छा आप मेरे घर पर आओ या मैं आपके घर आ रहा हूं, चलो आप ही खुद बोलो कि सर अगर हमारे घर की पार्किंग फुल है, मतलब आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे पड़ोसी के घर गाड़ी खड़ी कर दो। तो मैं क्या समझ जाऊं कि तुम अपने घर पर मेरी गाड़ी खड़ी करना नहीं चाहते? नहीं ना, आपने पहले ये बोला कि अगर हमारे घर जगह नहीं मिलती तो वहां खड़ी कर दो। इसका मतलब है आपके दिमाग में तो यही चल रहा था कि सर वैसे तो आप अपनी गाड़ी को हमारे ही घर खड़ी करो, लेकिन अगर जगह नहीं मिलती है तो हमारे पड़ोसी के घर खड़ी कर दो। ठीक है भाई, बस यही समझ समझ का गेम है सारा। आप लोगों की बातों के मतलब ही नहीं समझ पा रहे। कैसे काम चलेगा, जीवन कैसे चलेगा भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भाई ये बोल रहा है यदि नियोक्ता का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर, जो आपको एम्प्लॉय बनाकर रखता है, आपका सिलेक्शन लेता है, आपको रखता है जॉब पर, वो कहलाता है नियोक्ता, जिसने नियुक्त किया है। यदि नियोक्ता भविष्य निधि योजना में, ठीक है भाई, भुगतान नहीं करता है तो आप न्यायालय में क्यों नहीं जाते? ठीक है भाई, प्रोविडेंट फंड वगैरह कंपनियों में जमा किए जाते हैं ना, उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि कुछ तो एम्प्लॉय की सैलरी कट होगी और कुछ कंपनी अपनी तरफ से उसमें जमा करेगी और एंड में रिटायरमेंट टाइम पर या वो आपको दिया जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी का मालिक जिसने आपकी नियुक्ति की है वो आपके प्रोविडेंट फंड में रुपए जमा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप न्यायालय में क्यों नहीं जाते, मतलब आप कोर्ट क्यों नहीं जाते इस बात को लेकर? तो भैया जिस व्यक्ति ने भी ये सलाह दी है आपको, वो क्या सोच रहा था, आप उसकी तरह सोचो। जो भी व्यक्ति ये सलाह दे रहा है आपको कोर्ट जाने की, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, अब आपको यह सोचना है। तो जरा देखिए वो क्या सोच रहा होगा भाई। न्यायालय नियोक्ता को कर्मचारियों के मध्य, न्यायालय नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप कर सकता है। ऑब्वियसली समझो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक कंपनी का मालिक और एक एम्प्लॉय, और मैंने बोल दिया कोर्ट जाओ, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि कोर्ट जरूर इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप करेगा, पार्टिसिपेट करेगा और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के देगा, तभी तो कोर्ट जाने के लिए बोला है उसने। बिल्कुल पहला तो सही है भैया,
दूसरा, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड का भुगतान करना अनिवार्य है। भाई ये भी मेरे दिमाग में आएगा, तभी तो मैंने बोला जा कोर्ट जा यार, इसको घसीट कोर्ट में, ये तो काम जरूरी था, इसने किया क्यों नहीं। भाई अगर आप किसी को कोर्ट जाने की सलाह दे रहे हो कि भैया कोर्ट चला जा तू जा इसको लेके, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ये काम तो यार बहुत जरूरी था, ये तो इसने कानून का उल्लंघन कर दिया, ये काम होना चाहिए था, ये इसने किया नहीं, तब कोर्ट में भेजा जाता है। तो इसका मतलब उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि हां जी उस नियोक्ता को कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड देना अनिवार्य था, उसने नहीं दिया, जाइए कोर्ट इसको लेकर। क्या आप बात समझे भाई? कितना सरल चैप्टर है यार। बस इतना करना है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो भी बोल रहा है, वो क्या सोचकर बोल रहा है। देखिए होगा भाई, टेंशन ना लो, जब मैंने बोल दिया आपका सिलेबस खत्म होगा तो होगा, इतने काहे घबरा रहे हो। चलो जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शहर में हैजा को फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी प्रयोग करने को कहा है। भाई डॉक्टर ने यह बोल दिया है लोगों को, हैजा फैल रहा होगा भाई, हैजा को फैलने से रोकने के लिए यह सलाह दी गई है कि आप मेरे भाई क्या करेंगे, आप उबला हुआ पानी पिए, मेरी सलाह ये है आपके लिए, ये कहा गया है। तो बताइए जरा भाई क्या क्या सोचा होगा उस समय डॉक्टरों ने, बताइए। हाँ जी भाई, हो गया। क्या बोल रहा है, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। भाई पहला तो बिल्कुल सही है, जब आपको सीधे सीधे ये बोल रहा है हैजा फैल रहा है भाई शहर में, आप उबला हुआ पानी पियो, तो इसका मतलब है सीधे सीधे डॉक्टरों के दिमाग में ये आ रहा है कि पानी उतना शुद्ध नहीं है जितना होना चाहिए। उबला हुआ पानी पीने का मतलब है सीधे सीधे पानी की गुणवत्ता पर शक है भैया, हमको पानी की क्वालिटी पर शक हो रहा है हमको जी सीधे सीधे। शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है, बिल्कुल भाई सूचना मिली है, मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है, हाँ जी सूचना है हमारे पास, तभी तो हैजा को रोकने का काम चल रहा है। भाई किसी भी चीज की सूचना ही नहीं होगी, कोई चीज हमारे पास आई नहीं होगी, तो हम क्यों उसके लिए पहले से ही कुछ इंतजाम करके रखेंगे भाई। ऑब्वियसली ये भी बात है कि शहर में हैजा को फैलने से रोकने के लिए, फैलने से रोकने का मतलब है हैजा के 1-2 केस आ चुके हैं, अब उसको हम फैलने से रोकना चाहते हैं,
तो फिर शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है, ये भी सही है और पहला भी सही है। दोनों बोथ आर राइट। क्लियर है भाई? कौन है ये जो कह रहा है जल्दी जल्दी करवाओ क्वेश्चन? बेटा इससे ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस क्या करें बता, तू एक्सप्लेन ना करूं, ले पहला सही दूसरा गलत, कहानी खत्म। फिर लॉजिकल क्या पढ़ना? अगर लॉजिकल है और मैं एक्सप्लेन ना करूं तो फिर ऐसे तो बुक खोल ले, बुक में आंसर दिए हैं पहले का दूसरा तीसरा, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन जानना होता है भैया विमल, समझा? लॉजिकल पढ़ाने का तरीका ही ये है, अगर तूने कहीं और पढ़ लिया है तो फिर उसको पढ़ाना नहीं आता होगा। लॉजिकल का मतलब है कि पीछे के लॉजिक्स एक्सप्लेन किए जाएं, ऐसा क्यों है। हाँ भाई, तूने कितनी बार कॉपी पेस्ट करेगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी कराओ क्वेश्चन। चलो ये पढ़ो। राज्य सरकार ने स्कूल फीस, अब मेरे नजरों में विमल का मैसेज है, मैं देखता हूं ये बच्चा कितने आंसर देता है और कितना जल्दी जल्दी देता है। देखिए भाई, राज्य सरकार ने स्कूल फीस बढ़ाने से पहले सभी निजी स्कूलों के प्रबंधक को माता पिता की सहमति लेने के लिए कहा है। जल्दी से एक बार बताओ इन दोनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? अच्छा, यहां राज्य सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है यह सोचना है आपको, क्योंकि राज्य सरकार ने स्कूल के मैनेजर्स को यह बोल दिया है भाई साहब आप ना फीस बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा कर लो कि सभी पेरेंट्स से अनुमति ले लो। अब जरा इसका आंसर दो, बताइए कौन सा सही और कौन सा गलत लग रहा है आपको? सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? क्वेश्चन छोटा कर देंगे थोड़ा सा, अब दिखेगा। अब तो दिख रहा है, अब बताओ जल्दी से स्पीड से। फर्स्ट सही है सर, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही, क्या बात है सर। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे ना मेरे भाई? प्रैक्टिस सीट बहुत, प्रैक्टिस आप बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए, बहुत जल्दी। आइए जी। हे विमल प्राणी, तूने अभी तक भाई मेरे क्यों नहीं किया कमेंट? देख तेरे से पहले 85 बच्चों के कमेंट आ गए लेकिन तेरा नहीं आया। इंतजार मुझे तेरा था यार, मुझे लगा था मेरे भाई की इतनी कर्री स्पीड है, एकदम तुरंत आंसर दे देगा। देखो इधर। अच्छा, विमल क्लास से चला गया होगा, तुमको क्या लगता है विमल क्लास में होगा या क्लास से चला गया होगा? विमल चला गया होगा। एक दो बच्चे क्लास में, मैंने नहीं बताया था आपको किस लिए आते? ओ माय गॉड, इंस्टा से रील देखते देखते थक गए। ओ ये तो टाइम है किसका? क्लास का। सर होंगे? हैं। तो फिर कैसे किया जाए कि सर को ये पता चल जाए मैं क्लास में हूं? तो एक कमेंट कर दो, सर थोड़ा सा तेज पढ़ा देंगे क्या आप? चलिए। आइए इधर। ये बोल रहा भाई फीस में बढ़ोतरी करने संबंधी चर्चा करने के लिए अधिकांश निजी स्कूल के प्रबंधक माता पिताओं को बुलाएंगे। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं पहला सही है, कुछ कह रहे हैं दोनों सही है, तुम समझ नहीं पाए। अधिकांश माता पिता स्कूल फीस में किसी भी बढ़ोतरी के लिए सहमत नहीं होंगे, ये बात एकदम सही है भाई। कभी आपने मम्मी से पूछा है मम्मी मूवी जाना है, मम्मी क्या बोलते हैं? पापा से पूछ ले। तो देखो ना, राज्य सरकार के हाथ में पावर नहीं है क्या वो फीस बढ़ाए या ना बढ़ाए? बिल्कुल, लेकिन उसने किस पर टाल दिया कि भाई आप माता पिताओं से पूछो। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो राज्य सरकार के दिमाग में ये आ गया कि माता पिता एग्री होंगे ही नहीं। अगर हम इनको बोलने बढ़ा दो माता पिता हम पर और हावी हो जाएंगे। भाई तुम कौन होते हो, तुम्हारी जेब से जा रहा है? तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया राज्य सरकार ने कि भैया माता पिता से परमिशन लो। इसका मतलब है राज्य सरकार के दिमाग में एक बात तो जरूर आई है कि माता पिता मानेंगे नहीं भाई। अच्छा एक बात, जब आपने मम्मी से पूछी मम्मी मूवी जा रहा हूं, मम्मी ने कह दे पापा से पूछ ले, तो मम्मी के दिमाग में एक बात तो जरूर आई होगी कि इतना तो समझदार होना चाहिए इसको कि मैंने मना कर दिया और मैंने ये बोल दिया पापा से पूछ ले, तो इसका मतलब ये है अब इसको पापा से पूछना नहीं चाहिए। संकेत, संकेत काफी होते हैं ना, और आप में से मैक्सिमम बच्चे पूछते भी नहीं है जो समझदार होते हैं। बाकी जो समझदार नहीं होते हैं वो चले जाते हैं पापा से थोड़ा सा और सुनने। अगर आपसे किसी ने ये बोल दिया, ठीक है, अगर किसी ने आपसे यह बोल दिया मेरे भाई कि आपने मेरे से पूछा सर ऐसा कर ले, मैंने बोला ऐसा कर सर से पूछ ले, अब मैंने ये बोल दिया ना, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक बात तो ये आ गई कि सर मानेंगे ही नहीं, उन पर टाल दी मैंने बात। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ये लगता है आप इतने समझदार हैं
कि अब आप पूछेंगे नहीं। तो ये वाली बात दिमाग में बिल्कुल नहीं आई होगी कि वो बुला लेगा, दिमाग में ये आया होगा, ये समझ गया होगा मेरी बात, बुलाएगा भी नहीं। जब सरकार ही मना कर चुकी है, जब सरकार ही मना कर चुकी है, सरकार ने टाल दी बात, तो भैया अब आप किसी और से नहीं पूछेंगे, ये आपकी समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ओनली सेकंड यहां पर सही है। क्लियर है बात, समझ में आ गया भाई? मैंने बात टाल दी तो मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या सोच रहा हूं, उस पर फोकस करना है। तुम बुलाओ मत बुलाओ, तुम कल ही बुला लो पेरेंट्स को, तुम कल ही मीटिंग कर लो, लेकिन मैं क्या सोचूंगा, मुझे लगेगा जब मैंने मना कर दिया, एक तरह से अपने हाथ से मैंने बात टाल दी, तो ये इतना मूर्ख तो नहीं होना चाहिए। अब इसको समझ जाना चाहिए, जब सरकार खुद कोई एक्शन नहीं ले रही, उस पर पेरेंट्स पे डाल रही है, तो सरकार के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि पेरेंट्स मानेंगे नहीं, तो समझदारी ये कहती है कि अब वो पेरेंट्स को भी ना बुलाए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। सरकार ये सोच रही होगी, बाकी तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो अलग बात है। सर मेरा फर्स्ट टाइम सही हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आइए जी, ये वाला देखो, ऐसे आप बोलते हो ना, दिन भर बोलते हो ये वाले शब्द, आज पता चलेगा आपके दिमाग में क्या चलता है। आप बोलते हो कि एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया था, ऐसे बोलते ना, एक पागल हो गया था मैं उसके पीछे। तो आपके दिमाग में आता क्या है भाई उस समय? बताओ, इन दोनों में से पूर्व धारणा क्या आती है आपके दिमाग में? अब कुछ तो ये बोलेंगे सर हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं। जल्दी से बताओ। सर आप साइकोलॉजी पढ़ के आए हैं, आप हमारे माइंड को भी पढ़ सकते हैं। चलिए भाई, आपके बैचों में इतनी नीड नहीं होती, स्पेशल बैचों में मैं जब बैंकों को पढ़ाता हूं ना, तो भाई साहब 20 घंटे पढ़ाता हूं मैं लॉजिकल। ठीक है, बच्चों को एकदम मजा आ जाता है। आपके बैचेज में इतनी नीड नहीं है इन सब्जेक्टों की, बैंक में है, बैंक में आता है ना अच्छा खासा वेटेज यहां से मेंस वगैरह में। यूपी स्टेट के हुए 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी बेसिक बेसिक लेवल के स्टेट के एग्जाम्स। ठीक है, एसएससी में एक आध कभी कभी पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया। ठीक है, ये वाला सीन होता है। अभी एसएससी मेंस में पूछने लग गया है थोड़ा बहुत। तो ये असली गेम बैंक का है, तो यहां मेरे को पढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चंस बेसिक बातों से हो जाते हैं। ठीक है, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट ओनली, सेकंड साइकोलॉजिकली फैक्ट्स बता दीजिए। कल बताए थे ना कुमारी, मैंने कल बताए तो थे कि हम सोचते कैसे हैं पूर्व धारणाओं पे। कल की पूरी क्लास वही हुई थी, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे कि इन चैप्टर्स में हमें कैसे सोचना होता है। देखिए भाई, जब आपने ये बोला ना कि मैं पागलों की तरह, तो जब तरह आ जाए ना भाई, जब आप किसी से अपना कंपैरिजन करने लग रहे हो, तो समझ जाइए आप वो तो नहीं है। तो इसका मतलब है आपके दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैं कोई पागल आदमी हूं, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा। दिमाग में यही आएगा कि मैं पागल नहीं हूं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना गधों की तरह काम कराते हैं भाई हमसे, इसका मतलब क्या है कि हम गधे नहीं हैं। हाँ या ना? एक घर में बोलते ना ऐसे, यार ऐसे फटकार देते हैं। अब ऐसे कैसे, वो तुम अपने आप जोड़ लो आगे किसी से भी रिलेटेड करके। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके दिमाग में ये आता है मैं वो तो नहीं हूं भाई, उसकी तरह क्यों फटकार देते हो मुझे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? जब अगर हम किसी से अपना कंपैरिजन करके ये बता रहा हूं यार मैं उसकी तरह कर रहा हूं, उसकी तरह कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं वो तो नहीं हूं। फिर तो इसका मतलब है मैं पागल आदमी हूं, ये तो गलत है। मैं पागल आदमी नहीं हूं, मैं ये सोच रहा हूं। मेरा सही है सर, फर्स्ट सही। फर्स्ट काफी बच्चों ने दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। विमल, विमल अभी तक क्लास में है, बहुत खुशी की बात है भाई ये तो। चलिए विमल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत सी सरकारी सेवाओं को अब सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। बहुत सारी ऐसी अब सरकारी नौकरियां हैं या सेवाएं हैं जिनको हम आरटीआई एक्ट के अंडर ले आए हैं।
ठीक है भाई। तो ऐसा अगर किसी व्यक्ति ने बोला है या किया है तो क्या सोच के किया था, उसके पीछे की अजम्पशन, पूर्व धारणा हमें बताओ। हे आकाश मेरे भाई, हो जाएगा, तू टेंशन काहे ले रहा है यार। तो ये बता तेरे ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में नहीं आ रहा है, बस बात खत्म, यहां खत्म हो जानी चाहिए बात। आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा सिलेबस। बोथ करेक्ट, दोनों सही बता रहे हैं भाई विपुल। आकांक्षा ओनली फर्स्ट, अंकित ओनली फर्स्ट, कुमारी ओनली फर्स्ट, शीतल बोथ, सुमन बोथ, निराली बोल रही हैं दोनों सही हैं, सुजीत बोल रहे हैं आपके जैसे सोचना कैसे सोच पाएंगे बताइए। भाई मैं अपनी तरह सोचना ही आपको सिखा रहा हूं। सुमन, हसनैन, सुमन, टीनू, अच्छा टीनू आनंद भी है हमारी क्लास में, अंकित, सुलेखा, विमल, कौशल, सुजीत, विवेक, बहुत बढ़िया भाई। ये विमल की चाहतें बढ़ती जा रही है। आइए इधर, यहां पर देखिए भाई, आपने क्या बोला है, आपने ये बोला है कि हमने भैया बहुत सारी सूचित मतलब बहुत सारी सरकारी सेवाओं को आरटीआई के अंडर लाके रख दिया है। तो ऐसा करने के पीछे क्या सोच रही होगी, पहली इससे और अधिक पारदर्शिता आएगी। बिल्कुल भाई, आरटीआई का मतलब ही ये है, ठीक है, कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो डिपार्टमेंट आरटीआई एक्ट के अंडर आते हैं उनके बारे में। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को। तो आप लोग इसका मतलब सीधे सीधे ही तो समझते हैं, पारदर्शिता आ गई कि आप डिपार्टमेंट के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे हम। तो पहला तो एकदम सही है। दूसरा, इससे और अधिक जवाबदेही बढ़ेगी। बिल्कुल सर, जवाबदेही भी बढ़ेगी। भाई आपने आरटीआई डाल दिया कि यूपी पुलिस में वैकेंसी कितनी पद खाली है, तुरंत अब उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा, इतने पद खाली हैं भाई साहब। आप देखते हो ना, बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर से अलग लोग ये बोलते हैं कि रेलवे में इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं। वो कैसे पता चला उनको? आरटीआई वगैरह डांटते हैं वो उस डिपार्टमेंट पर कि भैया हमको ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए आपके डिपार्टमेंट की कि कितने एम्प्लॉय आपके पास हैं, कितने पद हैं, कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो उससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। बिल्कुल, ये दिमाग में दोनों ही चीजें आई होंगी ये बात बोलते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। ओ भाई साहब, ये तो आपकी समस्या आ गई सामने। यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को पकड़ लेंगे, यदि आप नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बनाएंगे। एक फोटो स्टूडियो का एक विज्ञापन है भाई, फोटो स्टूडियो का, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है पकड़ लेंगे का मतलब कैमरे में फोटो खींच लेंगे। ठीक है, अगर आप सुंदर हैं सुंदर सा फोटो खींचेंगे, और अगर आप सुंदर नहीं है तो आपको पता है हमारे पास बढ़िया बढ़िया फिल्टर आ गए, हम एकदम फिल्टर लगा के क्यूट वाला आपको बड़ा सुंदर सा बना भी देंगे। ठीक है सर, आप YouTube पे क्लास ले रहे हो? नहीं भाई, YouTube पे अभी नहीं ले पा रहा हूं मैं क्लास। जरा देखो, जब वो एड दिया होगा उस फोटोग्राफर ने तो क्या क्या सोचा होगा। पहली बात, एक तस्वीर सुंदर हो सकती है भले ही वो व्यक्ति ना हो, ऑब्वियसली, तभी उसने इतने गर्व से लिखा है कि अगर आप सुंदर नहीं है तो हम आपको सुंदर बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि तस्वीर सुंदर बनाई जा सकती है भले ही व्यक्ति सुंदर ना हो। हम फिल्टर मार देंगे 2-3, ठीक है, सुंदर सुंदर से आप सुंदर बन जाएंगे चाहे रियल में ना हो। ठीक है सर, आपको कमेंट शो नहीं कर रहा है क्या? दीपक कर रहा है मेरे भाई। यहां देखिए, लोगों को सुंदर दिखना पसंद है, ऑब्वियसली। मैंने क्या बोला था, जब कोई आदमी एड में कोई बात लिख रहा है तो इसका मतलब है उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आदमी को ये प्रोडक्ट चाहिए। चाहिए मतलब उसको चाह है उस चीज की। तो हमने बोला हम आपका सुंदर सा फोटो खींचेंगे, तो इसका मतलब है मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आदमी सुंदर बनना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं सर, वेरी गुड, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, बहुत बढ़िया भाई। इसकी इंग्लिश कहां चली गई? कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पढ़ के समझ लेंगे। ये बोल रहा है गांव में पानी, पीने के पानी की गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखियाओं की बैठक बुलाई है। भैया क्या चल रहा है, गांव में बड़ी समस्या चल रही है पीने के पानी की, पीने के पानी की।
तो गांव के मुखिया जी ने क्या किया है, सभी घरों से जो उनके क्या है मुखिया हैं घरों के, उनको बुला लिया, बोला आइए जी, सरपंच ने बुलाओ, बैठ के बात करेंगे भैया, पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, जो भी टॉपिक पे उन्हें बात करनी होगी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आईबी का एग्जाम 18 को है। हाँ भाई है तो सही यार, अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने एकदम से डेट दे दी है। ऐसे तो यार एग्जाम आपके कुछ ना कुछ आते ही जाते रहेंगे, ठीक है। आप जिसको टारगेट करके पढ़ रहे हैं आप उसको टारगेट करके पढ़ते रहिए। आइए जी, तो क्या सोचा होगा मुखिया जी ने, भाई मुखिया जी ने क्या, जो भी सरपंच है उन सरपंच ने क्या सोचा होगा जब ये बोला है कि सभी घर के मुखिया आ जाए हमारी बैठक में, बातचीत होगी आज, किस चीज पर बातचीत होगी, कि गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या है भैया, इस पर बातचीत होनी चाहिए। अब तो क्या सोचा होगा उन्होंने, पहली बात ये सोची होगी क्या कि विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। भाई पास्ट या फ्यूचर, कल की बात याद करो, स्टेटमेंट में पास्ट या फ्यूचर की कोई बात ना की गई हो तो अजम्पशन में भी नहीं की जाएगी। भाई वो सोच रहा है अभी की बात पर, अभी की बात पर सोच रहा है कि पानी की कमी है इसके लिए मैंने बैठक बुलाई है, तो वो ये नहीं सोच रहा होगा कि मैंने पहले भी बुलाई है आगे भी बुलाऊंगा, नहीं, अभी की समस्या पर सोच रहा होगा कि लोग आएंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे, किन पर चर्चाएं चलेंगी। हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें, बिल्कुल भाई ये तो चलेगा। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको एक मीटअप रख रहा हूं, मान लो मैंने बोला सब लोग आने हैं भाई मीटअप में, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आएंगे भाई। जो कोई चीज कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कराता है और किसी को इनवाइट करता है तो उसके दिमाग में तो यही चलता है कि ये तो आएगा, ठीक है। मैंने फिर बोला है कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ एक व्यक्ति का अजम्पशन है, वो सोचता है अपनी बात बोलते समय कि ऐसा हो जाएगा, शायद रियलिटी में वैसा हो या ना हो जरूरी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत से देशों में संसदीय लोकतंत्र काम करता है। भाई बहुत से देशों में संसदीय लोकतंत्र काम करता है, ये हमने आपको एक स्टेटमेंट बोला, ये बोलते समय क्या सोचा होगा, ये बोलते समय क्या सोचा गया होगा, आप इस बात पर थोड़ा सा विचार करेंगे भाई। बताइए 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 क्या आ रहा है, बहुत से देशों में संसदीय लोकतंत्र काम करता है। अब यह बोलते समय व्यक्ति के दिमाग में क्या आएगा, यह जनता की समग्र राय का प्रतिनिधित्व करता है, यह हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करता है। जल्दी से बताइए भाई इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है,
क्या आ रहा होगा दिमाग में ये कहते हुए कि संसदीय लोकतंत्र काम करता है? संसदीय लोकतंत्र आप समझते हो ना, जैसे हमारी इंडिया में है कि हम लोग एक नेता को चुनेंगे और वो संसद में हमारी बात रखेगा, ठीक है? तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यह जनता की समग्र राय का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सर, इसका मतलब ही ये है, ठीक है? दूसरा, यह हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करता है। हमेशा, हमेशा वर्ड ने इसको गलत करा दिया भाई। हमेशा, हमेशा का मतलब है इसने बहुत बढ़ा दिया। क्या हमेशा ये लोगों की बातों पर खरा उतरता है? ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो सिर्फ पहला यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे। ये देखिए, एक अग्रणी का मतलब है जो टॉप पर चल रही है। कार निर्माता मौजूदा कार का एक नया मॉडल फिर से लाया है जो दिखने में बदला हुआ और जानदार है, लेकिन उसका इंजन वही है। एग्जाम्पल के लिए हम उठा ले रहे हैं यहां पर, मान लो स्कॉर्पियो है ना, उसके इंजन के बारे में मुझे नहीं पता, अच्छा किया होगा, लेकिन वो टॉप पर था, बड़ी मांग थी उसकी, और उसका भी एक नया मॉडल लॉन्च किया गया है। तो मान लेते हैं कि कार का एक नया मॉडल फिर से लाया है जो दिखने में बदला हुआ और जानदार है, लेकिन उसका इंजन वही है जो पहले था। ठीक है भाई, तो आप जरा मुझे बताइए, अब वो कंपनी का मालिक क्या सोचा होगा उसने ऐसा करते हुए कि मॉडल तो उसने बदल दिया, बड़ा बेहतरीन मॉडल लेकर आया है, लेकिन इंजन नहीं बदला। तो जरा बताइए मेरे भाई, इनमें से कौन सा पूर्व धारणा उसके दिमाग में इस समय पर आ रही होगी? फटाफट से इस चीज का आंसर मुझे दो आप, कि इस समय उसके दिमाग में क्या बात चल रही होगी। हाँ जी भाई, हो गया। देखो जी, क्या सोच रही होगी कंपनी की जो ओनर है, वो इस समय क्या सोच रहा होगा? ये सोच रहा होगा इंजन का प्रदर्शन इतना जरूरी नहीं है जितना कि कार की शक्ल सूरत जरूरी है। नहीं भाई नहीं, अरे रे रे रे, क्या सोच रहे हो भाई? मेरी कंपनी है बहुत बढ़िया, मैं एकदम टॉप पर हूं, अग्रणीय लिखा है पहले से, टॉप पर है भाई साहब हम सब में से। अब हमने नया मॉडल लॉन्च किया, लेकिन हमने अपना इंजन नहीं बदला। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? इंजन ना, जब मॉडल बदल सकता हूं तो बदल इंजन भी सकता था अगर कोई कमी थी तो मैंने इंजन नहीं बदला। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा होगा? क्यों नहीं बदला इंजन? ये सोच के कि इंजन का प्रदर्शन इतना जरूरी नहीं है। नहीं भाई, मेरे दिमाग में यह आया होगा मेरा इंजन बड़ा बेहतरीन है, ऑलरेडी ऑलरेडी हमारा इंजन तो यार बहुत अच्छा था, मॉडल में थोड़ी सी कमी थी, लो हमने इसको भी बेहतरीन बना दिया। ये बात दिमाग में थोड़ा आएगी कि इंजन का प्रदर्शन जरूरी नहीं है। ना भाई ना। दूसरा, खरीदार के लिए वाहन की शक्ल सूरत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिमाग में आया होगा, तभी तो मैंने एक जानदार मॉडल लेके आया हूं मैं। मेरे दिमाग में भाई ये जरूर आया होगा कि भाई मॉडल भी जरूरी है, शक्ल सूरत भी जरूरी है, इसलिए हमने मॉडल को चेंज किया है। इंजन को चेंज क्यों नहीं किया? तो फिर उसके पीछे मेरे दिमाग में ये रहा होगा कि भाई इंजन तो हमारे पास ऑलरेडी जानलेवा है एकदम। ठीक है भाई, बेहतरीन है, बड़ा अच्छा उसका माइलेज है। प्लीज एक बार नाम ले लो सर, विवेक मेरे भाई, बिल्कुल। आइए जी, ये क्या बोल रहा है? प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील प्रदान करने से विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है। जल्दी से बताइए भाई। मैंने एक स्टेटमेंट बोला है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में अगर आप मिड डे मील बंटवाते हैं तो उससे
स्टूडेंट्स की संख्या में वृद्धि होती है, वहां स्टूडेंट ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं फिर स्कूल में। तो बताइए भाई मैंने क्या सोच के ये बात कही होगी, जरा मुझे बताइए मैंने क्या सोचकर ये स्टेटमेंट दिया होगा, क्या मेरे दिमाग में आया होगा। मिड डे मील बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करेगा, बिल्कुल भाई आकर्षित करेगा, तभी तो बोला मैंने मिड डे मील बंटवाओगे तो संख्या में वृद्धि होगी। इसका मतलब है सीधे सीधे दिमाग में ये आ रहा है कि मिड डे मील व्यक्तियों को आकर्षित करेगा। ये तो एकदम सही है भाई। वे बच्चे जो अन्यथा अच्छे भोजन से वंचित हैं वो विद्यालय जाएंगे। कहने का मतलब है जिनको अच्छा भोजन नहीं मिलता वो विद्यालय जाएंगे, ये कहना चाह रहा है ये। भाई रुक जाओ रुक जाओ, अच्छे भोजन से तुम्हारा मतलब क्या है भाई? ऐसा कौन सा उसमें पकवान मिल रहे हैं तुमको कि भाई 36 भोग मिल रहे हैं स्कूल में? 36 नहीं 56 क्या 56 भोग? अच्छे से मतलब क्या है तुम्हारा कि अच्छा भोजन नहीं मिल रहा तो स्कूल आ जाओ, स्कूल में अच्छा मिलता है? उसमें भाई साहब प्राथमिक भोजन मिलता है जो व्यक्ति की नीड है, बस। अच्छे भोजन से क्या मतलब है कि जिनको अच्छा नहीं मिल रहा वो आएंगे बच्चे? नहीं भाई, बात समझ में आ गई है? मिड डे मील का मतलब है जिनको भोजन मिल ही नहीं रहा वो आकर्षित हो जाए। अच्छे से मतलब क्या है? वहां पिज्जा बंटवा रहे हैं, ये दिमाग में नहीं आ रहा मेरे में आ रहा प्राथमिक भोजन उनको मिल जाएगा भाई। जिनको मान लो घर पे 2 वक्त का भी खाना नहीं है तो उनको मिल जाएगा। अच्छा शब्द इसमें क्यों जोड़ा गया कि अच्छे भोजन से जो वंचित हैं वो जाएंगे? नहीं भाई, जो भोजन से वंचित हैं वो इससे आकर्षित होंगे। आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको भी पता है कि मिड डे मील में कितनी क्वालिटी का भोजन मिलता है ना? देखो भाई कितना लिखा गया है उसमें बात अलग है, मिलता क्या है वो बात अलग है, ठीक है ना? तो ये हम उस तबके को आकर्षित करते हैं जो गरीब है, जिसके पास अच्छे से भोजन भी नहीं है, वो आके स्कूल में एक प्राथमिक लेवल का भोजन खा सके। सर कल भी क्लास होगी क्या? प्लीज सर बताओ, प्लीज 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 प्लीज। बिल्कुल भाई कोशिश करूंगा, शेड्यूल में लग जाएगी क्लास तो पक्का क्लास होगी। मैंने बोल दिया है आज ही कि कल क्लास की जाएगी। अब शेड्यूल आप चेक कर लेना कितने बजे की जाएगी, वो आ जाएगा। इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है कि हमारे देश कितने समय तक दुर्भाग्यशाली और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों से जूझता रहेगा। मतलब भाई इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि कब तक हमारा ये जो फाइट चल रही है ना, किससे? आतंकवाद से, वो कब तक चलेगी ये हम कह नहीं सकते। तो ऐसा बोलते समय व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है? हाँ जी, आराम से कर सकते हो यार, आराम से अश्वनी, आराम से कर सकते हो, दोनों का लगभग सिलेबस एक ही है। टेक्निकल टीम का नंबर बता दीजिए सर। यार टेक्निकल टीम का नंबर तो मेरे को भी नहीं याद है, गूगल कर लो वहां मिल जाएगा। दोनों ठीक है सर, सेकंड राइट है, सेकंड ट्रू है, सेकंड सेकंड वाले ज्यादा लोग हैं। आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है? नहीं भाई, मैं ये बोल रहा हूं भाई हमारा उनसे क्या मतलब, फाइट जारी है, लेकिन कब तक चलेगी ये नहीं कह सकते हम। तो इसका मतलब ये है, जब आप मैं कहता हूं ना भाई मेहनत हमारी भी जारी है, ठीक है, बता नहीं सकते सिलेक्शन किस दिन होगा, लेकिन मेहनत हमारी अभी भी जारी है। तो इसका मतलब क्या है? दिमाग में यही तो आ रहा है कि एक दिन करके रहेंगे, एक दिन होके रहेगा। तो भाई दिमाग में ये थोड़ा आता है कि समाप्त नहीं कर सकते, असंभव है ये काम। लगता है संभव है, संभव तो है भाई, असंभव नहीं बोल सकते। कठिन है लेकिन संभव है, ठीक है, तभी हमारी फाइट जारी है। अगर असंभव होता ना तो जूझना बंद कर देते हम। कोई हमें पता चलता है ये होगा ही नहीं, असंभव है, तो क्यों उससे जूझते? जूझ रहे हैं, कब तक जूझता रहेगा? इसका मतलब अभी फाइट जारी है, कब तक चलेगी नहीं पता। संभव तो है, असंभव नहीं बोल सकते भाई, ये दिमाग में नहीं आएगा। जब आप किसी से फाइट दिखा रहे हैं कि हम भाई फाइट में जारी हैं, तो इसका मतलब ये सोच ही नहीं सकते। जब हम किसी से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो दिमाग में एक ही बात आ रही है कि भाई हराया जा सकता है। जिस दिन दिमाग में ये आ गया कि भैया ये काम हो ही नहीं सकता, उस दिन हमारी फाइट भी बंद हो जाती है, ठीक है? तो जब ये बोल रहा है जूझता रहेगा, जूझता रहेगा का मतलब क्या है? फाइट कब तक चलती रहेगी, ठीक है भाई? आइए दूसरे पर, आतंकवाद गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास जारी है। हाँ ये सही है भाई, प्रयास जारी है, तभी तो कह रहा है जूझता रहेगा कब तक, ठीक है?
हितेश बोल रहा है सर ऐसे क्लास लेने से सिलेबस तो हो जाएगा लेकिन पेपर क्लियर नहीं होगा। बेटा क्यों नहीं होगा हितेश, मैं समझा नहीं भाई, तेरी बात नहीं समझा, क्या कहना चाह रहा है क्लियर बोल दे, एकदम दो टूक शब्द में बोल दे क्या कहना चाह रहा है। ऐसे सिलेबस पूरा हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्या मैंने क्वालिटी में कहीं गिराया पढ़ाने में? भाई दूसरे टीचरों का जाके देख, लॉजिकल कितनी दिन पढ़ाते हैं भाई, एक दिन में 3 चैप्टर खत्म कर देते हैं। यहां मैंने 1.5 घंटे की कल क्लास ली, 1.5 घंटे की क्लास आज ले रहा हूं और 3 घंटे में सिर्फ अजम्पशन समझा के जा रहा हूं। कोई नहीं पढ़ा रहा भाई इतना तुमको। क्लास सिलेबस पूरा हो जाएगा सिलेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं होगा पेपर भाई? पेपर आ जाए क्या तेरा? अभी पेपर में पूरा पूरा 40 से 45 दिन है। बस ये काम आपको करना है कि रिवीजन करते चलना है, हाथ के हाथ, हाथ के हाथ रिवीजन करते चलो, हाथ के हाथ रिवीजन करते चलो। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई तू ये बता इस पर टीचर की क्या कमी है, मेरी क्या कमी है? मेरी कमी बता दे मेरे भाई। फिर तो ये है ना कि आप लोग लेट जगे हो। हमने इससे पहले भी बैच लाए थे, उससे भी पहले बैच लाए थे, उससे भी पहले बैच लाए थे। हम तो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं ना। हमने बोला था कि हम सिलेबस खत्म कराएंगे तो हम करा रहे हैं ना। अब इसमें हमारी क्या गलती है ये बताना कि सर अरे आप तो बैठ गए थे साहब, आप तो बैठे रहे साहब। अब एग्जाम ही उन्होंने एकदम सर पर रख दिया कि नोटिफिकेशन लो एग्जाम। तो इसमें तो हम पहले से भी बहुत बार बोला, जब हम इन बातों को यूट्यूब पर आके बोलते हैं तो आप लोग वहां ये कमेंट कर देते हैं अरे सर आप तो बस बैच के लिए बोल रहे हैं। ये समझने की कोशिश आप खुद करिए कि अगर आपको अभी ये बेचैनी हो रही है कि सर आप तो सिलेबस कंप्लीट करा जाएंगे लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? बेटा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन 30-30 दिन में भी हो जाते हैं। बच्चे के अंदर आग चाहिए। 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे निकाल दे, उसके बाद में कितने घंटे बचे? 18 घंटे बचे। 18 घंटे पढ़ ले आज से, जिसमें 6 घंटे तू क्लास ले ले और बाकी के 12 घंटे बाद रिवीजन। सिलेक्शन होते हैं यार, सिलेक्शन क्यों नहीं होते? जज्बा चाहिए, लग जा। हम भी तो लगे पड़े ना, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहे हैं, फिर भी एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं। आपके अंदर जज्बा एकदम ठान लो, करके रहेंगे भाई। 1 महीना तो दिन रात एक कर दो। बेटा इन चीजों को समझिए। देखो आपका क्या है ना, मैं भी समझता हूं प्रेशर में जब बच्चा आता है तो किसको बोल सकता है? टीचर को ही बोल सकता है। हम सुनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। सिलेक्शन होगा भाई, सिलेक्शन होता है, 40-40 दिनों में भी होता है सिलेक्शन, लेकिन उसके लिए उस हिसाब का जुनून जगाना पड़ता है। सोच लो हाँ जी 40 दिन है, 40 दिन फिर कुछ और नहीं करना, क्लास देखेंगे टीचर की, पीछे का रिवीजन करेंगे और भाई साहब फिर मारेंगे प्रैक्टिस सेट जितने कर सकते हैं। अभी तो मैं और एक प्रैक्टिस सेट लेके आने लग रहा हूं यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए, ऐप पर ही फ्री एकदम, जो यूपी पुलिस के लिए उनके लिए प्रैक्टिस। अब तुम कहोगे एक क्लास और लगा दी, अब ये भी और देखेंगे कुछ बच्चे, उसको भी देखेंगे कुछ बच्चे। समझिए भाई, है ना? टेंशन बिल्कुल मत लो, सिलेक्शन पक्का होगा यार। मेरे रीजनिंग ना भाई, मैं कह के दे रहा हूं आपको कि अगर 55 क्वेश्चन आएंगे ना तो 55 के 55 फंसा के दूंगा। मेरे को आके गिना देना सर देखो ये बोला था, ये आ गया, ठीक है? ये मेरी गारंटी है। टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस ईमानदारी से पढ़ते जाओ। रीजनिंग की टेंशन मुझ पर छोड़ दो आप। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। ये बोल रहा है राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा है। भाई हमारे राज्य में बहुत गर्मी है, इसलिए सरकार ने क्या बोल दिया? अगले 15 दिनों तक स्कूल बंद, गर्मी की वजह से। अब सरकार ने क्या सोचा होगा इसके पीछे? सर आज पहली बार आपका लाइव देख रहा हूं सर, वो डर गया है एग्जाम की डेट देखकर। हाँ मैं समझ रहा हूं, इसीलिए तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग एग्जाम से डेट देखते हो फिर घबरा जाते हो। घबराना नहीं है भाई, जो तुम्हारे साथ हुआ है वही हर बच्चे के साथ हुआ है। वो एग्जाम डेट सिर्फ आपकी नहीं है, वो हर बच्चे की एग्जाम डेट है, ठीक है भाई? टेंशन नहीं लेनी है, अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है जिसको हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बस हमें मेहनत दिन रात करनी होगी। अभी
मैं मेरी तरफ से 100% दे के चल रहा हूं, आप अपनी तरफ से 100% दे के चलो। और अगर यूपी के बच्चे हो ना, मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं, सिर्फ रीजनिंग और हिंदी ऐसी कर लो मेरे भाई, जानलेवा। रीजनिंग की गारंटी मैं लेके चल रहा हूं, हिंदी के लिए आपके पास अरुण सर है ही। दोनों से ना भाई हिंदी और रीजनिंग 100% कर लो, कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बात करें मैथ्स की, मैथ्स में 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस के एग्जाम में सिर्फ आपके, और वो क्वेश्चन में से आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी 10 करके आ जाओगे। ठीक है। जीएस में मेन फोकस 2-3 चीजों पर रखो। पहला, यूपी जी के पढ़ के जाओ मन से। दूसरा, स्टैटिक जी के पढ़ के जाओ मन से। तीसरा, पॉलिटी। इसके बाद में अगर आप बिगिनर हैं तो फिर अभी हिस्ट्री को, आप ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को या साइंस को, इन पोर्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। आइए जी, इसका आंसर क्या आने लग रहा है, पहले इसको देखते हैं। ये बोल रहा है भाई हो सकता है गर्मी की लहर अगले पखवाड़े मतलब 15 दिन से अधिक ना चले। बिल्कुल आएगा दिमाग में, भाई मैंने छुट्टी कितने की है, पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन। जब मैंने छुट्टी ही 15 दिन की है तो मेरे दिमाग में एक बात जरूर आ रही है कि हो सकता है गर्मी की लहर 15 दिन से ज्यादा ना चले। छुट्टी 15 दिन की करने का पीछे का रीजन ये होता है, हम छुट्टी उतने दिन करते हैं जितना हमारे दिमाग में आता है कि भैया इतने दिन में सुकून मिल जाएगा। दूसरा, हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को नहीं भेजें। गलत, ये दिमाग में आएगा ही नहीं मेरे। मैंने बोला आपकी कल की छुट्टी, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि परसों बच्चे आएंगे ही नहीं। नहीं, मेरे दिमाग में आ रहा है परसों सारे आ जाएंगे, कल अपना रिवीजन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब भी कोई व्यक्ति छुट्टी अनाउंस करता है तो उसको लगता है जिस दिन छुट्टी खत्म होगी उस दिन सब लोग आ जाएंगे, उस व्यक्ति को लगता है। रियलिटी का हम फिर कह रहे हैं यहां पर कोई लेना देना नहीं है। यहां दिमाग में व्यक्ति के में क्या चल रहा है बस वो सोचना है। चलिए जी, आइए जल्दी से। सर मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए। हाँ जी संदीप बताइए मेरे भाई, बताइए इसका आंसर बताइए। बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। भाई बहुत, जैसे एसएससी ने अपने आप को फुली ऑनलाइन कर लिया है। ठीक है ना, एसएससी जीडी भी अब ऑनलाइन होने लग रहा है। ठीक है, कुछ दिन तक एक बात आई थी कि भैया यूपी पुलिस भी ऑनलाइन होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है, अभी ऑफलाइन है। तो ये वही कहना चाह रहा है, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने एग्जाम के पैटर्न को ऑनलाइन कर लिया है। तो उन्होंने ऑनलाइन क्या सोच के किया होगा, उनके दिमाग में क्या चला होगा ऑनलाइन करते समय, आप ये बताइए। देश के सभी भागों में के उम्मीदवार कंप्यूटर पर परीक्षा देने में सक्षम हैं। बिल्कुल, ये दिमाग में जरूर चला होगा। भाई एसएससी ने अगर ऑनलाइन एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया है तो वो क्या सोचता है, उसको यही तो लगता है कि किसी भी कोने का व्यक्ति है, देश के किसी भी राज्य का है, वो ऑनलाइन दे सकता है। कंप्यूटर उतना बेसिक वो चलाना जानता है, टिक करना जानता है, तभी तो ऑनलाइन किया है। भाई मैंने बोल दिया मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहली बात तो यही आ रही है ना कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, आप कितना टेक्नोलॉजी को जानते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात तो भाई बिल्कुल दिमाग में आएगी। परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में सहायता मिलेगी, ये दिमाग में नहीं आएगा। भाई इससे अधिक योग्य व्यक्ति कैसे मिल जाएंगे हमको। आप बोलेंगे सर कंप्यूटर चलाना जानते हो, बस चलाना कितना होता है ऑनलाइन एग्जाम में, टिक करना होता है, बस कर्सर से ले जाके लो यहां टिक कर दिया, यहां टिक कर दिया। वो कंप्यूटर की नॉलेज कहां जानना चाहता है हमसे ऑनलाइन एग्जाम में। भाई एग्जाम का एक पैटर्न है, वो तो बस कंडक्ट कराने का तरीका है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। व्यक्ति कितना योग्य है ये तो हमारे पेपर से पता चलेगा। तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं होगी। समझिए, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, एक टेस्ट मैंने ऑफलाइन लिया, एक टेस्ट मैंने ऑनलाइन लिया। मैंने जब ऑनलाइन टेस्ट लिया तो मेरे दिमाग में क्या आया होगा कि भाई जो ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे वो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, नहीं ना। मेरे दिमाग में ये आया होगा कि भाई हां आप ऑनलाइन दे सकते हैं। योग्यता तो मैं आपके नंबरों से जज करूंगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो मैं ज्यादा योग्य व्यक्ति ढूंढ पाऊंगा, ये मेरे दिमाग में नहीं आएगा। पहली बात एकदम सही है, दूसरी एकदम गलत हो गई। यहां पर क्लियर हुई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग सभी नियुक्तियों में पहले के 1 अथवा 2 वर्ष, परिवीक्षा का मतलब होता है मेरे भाई ट्रेनिंग। ठीक है, कि जो भी सिलेक्शन होते हैं उनमें पहले या दूसरे 2 वर्ष, पहले या 2 वर्ष ट्रेनिंग के होते हैं, और नौकरी का स्थायीकरण, ठीक है मेरे भाई,
परिवीक्षा मतलब ट्रेनिंग की अवधि के बाद होता है, कि जैसे आपको अलॉट करना आपकी जगह के भैया यहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, आप यहां पर जॉब करेंगे, वो ट्रेनिंग के बाद होता है। स्टेटमेंट मैंने बोला कि किसी भी जॉब में 1 या 2 वर्ष जो होते हैं वो ट्रेनिंग के होते हैं। ट्रेनिंग के बाद में आपको आपकी लोकेशन या आपकी जॉब क्या की जाती है भाई साहब, आपको दी जाती है, ठीक है, कि आप यहां पर जाकर अपनी जॉब करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कहते समय क्या सोचेगा व्यक्ति? नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब है जिसने आपकी नियुक्ति की है। एम्प्लॉयर को कर्मचारी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। भाई ट्रेनिंग का मतलब ही क्या है? ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आपकी इफिशिएंसी डिपार्टमेंट जाने, डिपार्टमेंट के बारे में आपको सिखाया जाए, ठीक है जी। यही क्या है मेरे भाई? यही है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में यही तो होता है। आप नए नए भर्ती हुए अभी मान लो अपनी जॉब में, 1-2 साल ट्रेनिंग आपकी क्यों रखी जाती है? वो इसलिए रखी जाती है कि आपका जो ट्रेनर है वो आपको अच्छे से जान सके, आपकी इफिशिएंसी, और उसके हिसाब से आपको फिर जॉब अलॉट हो कि भाई आप यहां ड्यूटी करोगे, आप यहां ड्यूटी करोगे, आप इधर जाओगे, आप उधर जाओगे, आप ये डिपार्टमेंट में रहोगे, आप यहां जाओगे, आप वहां जाओगे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट आपके बारे में नहीं जानता, वो आपकी इफिशिएंसी चेक करता है। दूसरा, अपने काम करने के तरीके को आपको सिखाता है वो उस टाइम पर। तो पहली बात तो दिमाग में बिल्कुल सही आती है, ट्रेनिंग रखी क्यों जाती है? ट्रेनिंग इसीलिए तो रखी जाती है, यही सोच के कि भाई अभी हम जानते ही नहीं हमारे एम्प्लॉय के अंदर कितनी इफिशिएंसी है। हाँ जी बिल्कुल आशीष। दूसरा, नियोक्ता परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिक काम करवाना चाहता है। क्या दिमाग में ये आता है उसके कि मैं आज इनसे अधिक काम करवाऊंगा? नहीं भाई, ट्रेनिंग टाइम पर आपसे अधिक काम करवाया ही नहीं जाता, डिपार्टमेंटल वर्क होता ही नहीं है। आप समझ लो आप किसी जॉब पर चले गए, मान लो आप एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हो, हाँ जी आप इंस्पेक्टर बन गए, भाई आपका असली काम क्या है? क्या ट्रेनिंग टाइम पर वो काम कराया जाता है आपसे? नहीं। तो भाई ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि ट्रेनिंग में आपसे ये सोचकर ट्रेनिंग कराई जाती है कि अब इससे एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा, ज्यादा काम करवाऊंगा। नहीं, दूसरा गलत है। ट्रेनिंग टाइम पे तो काम कराया ही नहीं जाता। आप उसको काम थोड़ा ना बोलते हो, तो ट्रेंड किया जा रहा है कि दौड़ के आओ, आज मैदान में थोड़ा सा सफाई कर दो, आज थोड़ा सा क्या कराओ भाई, रेस लगाओगे एक्स्ट्रा, आज ये काम करना है। आज वो काम नहीं है, वो डिपार्टमेंटल वर्क नहीं है, वो तो आपकी फिटनेस को रखने के लिए थोड़ा सा फिजिकल वर्क करवाए जाते हैं। डिपार्टमेंटल वर्क तो भाई आपकी ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट होते हैं। डिपार्टमेंट अपने काम तो ट्रेनिंग के बाद करवाना स्टार्ट करता है। समझ में आया? तो ट्रेनिंग ये सोच के नहीं रखी जाती कि ट्रेनिंग पर इससे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। ट्रेनिंग ये सोच के रखी जाती है कि हम अभी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे, इसको अपने बारे में बताएंगे कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होंगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है? शहर में अगले दिन खेले जाने के लिए निर्धारित 1 दिवसीय वनडे क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में लाइन में लगे हुए हैं। कहने का मतलब है अगले दिन वनडे क्रिकेट मैच है और उसकी टिकट खरीदने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। आप उनमें से एक हो ये मान लो। अब आप क्या सोच रहे होगे उस समय? वही यहां पर पूर्व धारणा आ गई है कि अगले 6 महीने तक शहर में और कोई 1 दिवसीय वनडे क्रिकेट मैच नहीं खेला जाएगा। अरे भैया, मैंने क्या बोला? जब कोई पास्ट या फ्यूचर की बात यहां नहीं होगी तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगी। उस दिन लाइन में लगे लगे दिमाग में यही चलता, अरे कैसे भी लाइन से टिकट मिल जाए। ठीक है, तो यहां देखिए भाई, हो सकता है जो कतार में खड़े रहेंगे उनमें से अधिकांश को वनडे क्रिकेट मैच के लिए टिकट मिल जाएंगी। भाई आप भी यही सोच के लगे हुए हैं, जो भी लाइन में लगा है उसके दिमाग में ये तो आता ही रहता है कि भाई मिल ही जाएगी अधिकतर तो। ठीक है, मैं समझा नहीं वीरेंद्र मेरे भाई। भाई यूट्यूब पे नहीं चल रहा आकाश मेरे भाई। सर आज चैप्टर फिनिश करें? हाँ जी फिनिश ही है भाई ये चैप्टर, बस कल की क्लास ली थी मैंने, इसमें उसमें बेसिक समझाया था। आज हमने काफी लगभग 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, और इतना आपके दिमाग में ये समझ बैठाने के लिए काफी है क्वेश्चंस। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, नागरिक परिषद द्वारा चलाए गए अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखें अभियान। अभियान का नाम क्या है? अपने
शहर को स्वच्छ बनाए रखें अभियान को नागरिकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भाई नगर पालिका ने एक अभियान चलाया था कि अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखें, ठीक है, और उस अभियान को उस शहर के लोगों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो अब इससे नगर पालिका के दिमाग में क्या क्या बात आ रही होंगी। पहली बात, लोग अपना शहर साफ रखने की इच्छा नहीं रखते। बिल्कुल भाई, देखो यार, कुछ योजनाएं ऐसी चलाई जाती हैं जिनमें आप आम जनता को पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे स्वच्छ गंगा योजना चलाई गई थी ना, स्वच्छ भारत चलाई गई थी। क्या आपको लगता है कि पीएम खुद झाड़ू लगाएंगे पूरे देश में? नहीं ना, वो आम नागरिकों को भी बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करना होता है कि अपने आसपास के घर के एरिया को हम खुद साफ करेंगे। भाई गंगा में कचरा नहीं डालेंगे, अगर कचरा दिखेगा उसको निकाल देंगे हम खुद। तो अगर ऐसी योजनाओं में आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो गवर्नमेंट के दिमाग में यही तो आता है कि भैया आप खुद ही अपने शहर को साफ रखने की इच्छा नहीं रखते। बिल्कुल सर, ये दिमाग में आता है। भाई मैंने कोई योजना चलाई, मैंने बोला आपके गांव को आज साफ करेंगे, चलो, लेकिन आपके गांव में से एक भी व्यक्ति निकल के नहीं आया कि भैया हम भी करते हैं आपकी मदद, तो फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा, यार इस गांव का कोई व्यक्ति सफाई चाहता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात दिमाग में क्या आएगी कि नागरिक परिषद अपने अभियान में विफल रही। ऑब्वियसली भाई, मैं अगर कोई योजना लेके आया तो मेरे दिमाग में यह भी आएगा ना कि यार मैं ही अपने अभियान में फेल हो गया, फिर मैं ही इनको अच्छे से समझा भी नहीं पाया, इनको मोटिवेट नहीं कर पाया। तो ये दोनों बात मेरे दिमाग में आएंगी। पहली बात तो ये भी दिमाग में आएगी कि यार इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया भाई जनता ने हमारे साथ, इसका मतलब है ये अपने गांव को साफ रखना चाहते ही नहीं है। एक तो ये बात आएगी। दूसरी, फिर ये भी सोचूंगा मैं कि हो सकता है यार मैं ही अच्छे से समझाना पाया हूं इनको, मेरी योजना में ही कोई गलती रह गई हो, ये भी बात समझ में आएगी। दोनों ही मेरे दिमाग में बातें चलेंगी। नहीं भाई नहीं, ऐसा क्यों है? बिल्कुल नहीं। चलिए और एक दो क्वेश्चन करना चाहोगे? पहला क्वेश्चन ये रहा, अब पहला क्या मतलब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अभिभावक शिक्षक संघ मतलब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ने एक स्कूल के प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल के लिए एक लेटर लिखा है कि वे तब तक स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे जब तक स्कूल प्राधिकरण फीस कम नहीं कर लेता। भाई एक क्या है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, एसोसिएशन जो स्कूल में होती है उनका जो हेड है उसने प्रिंसिपल को सीधे सीधे बोल दिया, प्रिंसिपल ने फीस बढ़ा दी होगी तो उसने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया हमारे बच्चे स्कूल में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप फीस कम नहीं करेंगे। तो अब वो जो आपका कौन पीटीए का जो हेड है वो क्या सोच रहा होगा, आपको यही सोचना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है भाई, आइए जी देखिए, माता पिता का बहुमत पीटीए से सहमत हो सकता है और वह अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। भाई मेरे दिमाग में तो यही चलेगा। मान लो मैं हूं पीटीए का हेड और मैंने सीधे सीधे पंगा ले लिया प्रिंसिपल से कि भाई तू फीस कम कर नहीं तो हमारे बच्चे हम स्कूल नहीं भेजेंगे। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि पेरेंट्स मेरा साथ देंगे क्योंकि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूं फीस कम कराने के लिए। इससे सीधे सीधे राहत पेरेंट्स को मिलेगी। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि पेरेंट्स बिल्कुल मेरा साथ देंगे और वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ये वाली बात तो दिमाग में आएगी क्योंकि मैंने खुद बोल दिया ना ये कि बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक फीस कम नहीं हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि पेरेंट्स मेरी इस बात के लिए समर्थन करेंगे। स्कूल प्राधिकरण पीटीए की मांग को मान सकता है और फीस कम कर सकता है। बिल्कुल भाई, ये भी आएगा मेरे दिमाग में। फिर जब मैंने कोई मांग उठाई है और धमकी दी है कि हम बच्चों को भेजेंगे नहीं स्कूल भाई, तो मेरे दिमाग में ये बात भी आएगी कि अब तो प्रिंसिपल को झुकना होगा, उसको मेरी बात माननी होगी, मेरी शर्तों पर एग्री होना होगा। ठीक है, फीस कम करनी पड़ेगी। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल आएगा। इस चैप्टर का पूरा सार आप क्या समझे भाई? पूरा सार ये है कि जो व्यक्ति बोलता है वो कैसे सोचता है, बस हमें यहां वर्क करना है। जब भी इसके क्वेश्चन आए तो आप दो तीन बातें याद करें। पहली बात तो ये अपने दिमाग को एकदम ब्लैंक करें और ये सोचें कि मैं वो व्यक्ति बन गया जो ये बोल रहा है। ठीक है, फिर आप उसके बाद में दूसरी चीज ये सोचें कि कोई भी ऐसी बात पर मैं एग्री ना हो जाऊं जो मेरी ही कही गई बात को कमजोर साबित कर दे। ठीक है, हमेशा ऐसी पूर्व धारणाएं ठीक होती हैं जो मेरी बात को मजबूती दे। देखो ना, उसने बोला हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो ये वाली पूर्व धारणा एकदम सही हो गई ना कि हाँ माता पिता भी साथ देंगे भाई हमारा। ये वाली बात, हाँ प्रिंसिपल मान जाएगा, तो इसने आपकी बात को और स्ट्रांग बना दिया कि भाई मान जाएगा, मानेगा कैसे नहीं जब हमने कोई बात कह दी है। तो
तो पूर्व धारणाएं हमेशा आपकी बात को मजबूत करेंगी, आपकी बात के खिलाफ नहीं जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये छोटी छोटी बाकी की, मैंने कल काफी पॉइंट्स आपको समझाए थे कि जब भी पूर्व धारणा के क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने दिमाग को कैसे चलाओगे, उन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए, हाँ, थिंक अकॉर्डिंग टू स्पीकर, वेरी गुड, स्पीकर की तरह ही आपको सोचना है इस चैप्टर में। भाई कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कल आपकी क्लास रखेंगे। कल मैं लॉजिकल खत्म करूंगा, कल दोनों ही चैप्टर खत्म करेंगे हम, लगभग 5-6 घंटे कल क्लास लेंगे हम, और कल हम दोनों बचे हुए लॉजिकल के चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी हमने अजम्पशन खत्म किया है, पूर्व धारणा। कल हम कंक्लूजन मींस निष्कर्ष और आर्ग्यूमेंट मींस तर्क, ये दोनों चैप्टर हम कल खत्म कर देंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो संडे को भी 6 घंटे क्लास रखी जाएगी आपकी। ठीक है भाई, वहां भी हम 2 से 3 चैप्टर खत्म करेंगे फिर, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सिलेबस खत्म भैया। ठीक है ना, जितना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा उतना आपको रिलीफ फील होगा और आप रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है भैया, चलिए तो आज के लिए रखते हैं मेरे भाई इतना ही। मुलाकात आपसे कल होगी। फिर शेड्यूल में आपका टाइम आ जाएगा कि कल की क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, नमस्कार, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात कल करेंगे। ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी है यार, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार, होता है ना, मेहनत करनी है बस। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखें। नमस्कार भाई।